निषेचन के बाद जो परिवर्तन होते हैं उनमें आते हैं भ्रूण एवं भ्रूण का विकास, जो हमें दो प्रकार का पढ़ना है। एक पढ़ना है द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास और दूसरा पढ़ना है एकबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास। और दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है भ्रूणपोष का विकास और तीसरा जो पॉइंट होता है बीज तथा फल का निर्माण। ये सभी जो परिवर्तन होते हैं एक पुष्प में, वो परिवर्तन निषेचन के बाद होते हैं। ठीक है, जिसमें से हम पहले पॉइंट को पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं भ्रूण बनता कैसे है, एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, कुछ प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि दो प्रकार के युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तब जाकर के एक जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है और वही युग्मनज विश्राम अवस्था यानी कि रेस्टिंग पीरियड में जाता है। उसके बाद वो भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जिसके बारे में हमें आज बात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो दोस्तों युग्मनज होता है यानी कि जो जाइगोट होता है वो वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद अपने चारों तरफ सेलुलोज की एक परत बना लेती है, सेलुलोज की एक लेयर बना लेती है। फिर उसके बाद हम बात करें दूसरे चित्र की, तो वही जाइगोट जो होता है, वही युग्मनज जो होता है, उसमें होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन दो प्रकार के डिवीजन होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ट्रांसवर्स डिवीजन की, जो विभाजन होगा वो इस प्रकार से होगा। अगर हम वर्टिकल डिवीजन की बात करेंगे तो जो विभाजन होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स डिवीजन की। तो ट्रांसवर्स डिवीजन, तो जो जाइगोट होगा उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो वो दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, दो सेल्स में बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बीजांड में। ठीक है, बीजांड में भ्रूण का विकास होता है। तो दोस्तों बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल की तरफ जो कोशिका होती है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल, और जो निभाग की तरफ यानी कि ऊपर की वो जो कोशिका होती है उसको हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। अब दोस्तों एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए, जो सस्पेंसर सेल होता है और एम्ब्रियोनल सेल होता है, इन दोनों को एक एक नाम से और हम जानते हैं। देखिए, जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल होता है उसको हम टर्मिनल सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हिंदी में हम कहें तो यो भ्रूणीय कोशिका होता है। और सस्पेंसर सेल की बात करें तो सस्पेंसर सेल को हिंदी में हम कहते हैं निलंबक कोशिका, और इसका जो दूसरा नाम है वो है बेसल सेल। ठीक है, ये इतना स्पष्ट हो गया। अगर हम तीसरे चित्र की बात करें यानी कि इसके आगे की प्रक्रिया की बात करें, तो जो आगे की प्रक्रिया होती है तो वहां पर दोस्तों दो प्रकार से विभाजन होगा। एक तो होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, और दूसरा होगा वर्टिकल डिवीजन। अब देखिए ट्रांसवर्स डिवीजन कहाँ होता है और वर्टिकल डिवीजन कहाँ होता है उसको जान लेते हैं। जो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा दोस्तों वो होगा सस्पेंसर सेल में यानी कि हमारे बेसल सेल में, और जो वर्टिकल डिवीजन होता है वो होगा हमारे एम्ब्रियोनल सेल में। तो इस प्रकार से डिवीजन के बाद जो ये कोशिका होती है वो टी आकार की चार बाल भ्रूणी कोशिका बना लेती है। देखिए चित्र में ये टी के जैसी संरचना दिख रही है कि नहीं, इस टी की जैसी संरचना होती है और वो चार बाल भ्रूणीय कोशिका का निर्माण कर लेती है, यानी कि यंग एम्ब्रियोनल सेल का निर्माण कर लेती है। फिर इसके बाद चित्र नंबर डी की बात करें यानी कि अगले प्रोसेस की बात करें, तो दोस्तों जो हमारा सस्पेंसर सेल होता है यानी कि बेसल सेल होता है उसमें कई बार ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे वो 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, 6 से 10, देखिए तो 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण करता है। फिर उसके बाद जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल होता है उसमें भी डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद वो 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसे हम हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अगले चित्र की यानी कि चित्र नंबर डी की ई की बात करें तो उसमें जो होता है, तो सस्पेंसर जो होता है, सस्पेंसर में कोई भी डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, सस्पेंसर में कोई भी डिवीजन नहीं होता है, यानी कि इस वाली कोशिका में कोई भी डिवीजन नहीं होता है। डिवीजन जो होता है दोस्तों वो होता है केवल हाइपोफाइसिस सेल में। कैसे डिवीजन होता है, उसमें फिर से डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद वो 8 कोशिका बना लेगी, जिसमें नीचे की जो 4 कोशिका होती है, ठीक है, 1 2 3 4, ये जो नीचे की 4 कोशिका है वो कहलाएंगी हाइपोबेसल सेल, और उसके ऊपर यानी कि हाइपोबेसल के ऊपर जो 4 कोशिका बची हुई है 1 2 3 4, ये कहलाएंगी एपीबेसल सेल। अब देखिए चित्र नंबर डी और ई में जो सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग है, ये जो भाग है फूला हुआ, इसको हम कहते हैं हॉस्टेरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं चुस्कांग। ठीक है, और इसमें जो ये
8 कोशिकाएं बनी हैं। इस अवस्था को कहेंगे हम अष्टक अवस्था, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो ये कहलाएगी ऑक्टेंट स्टेज। अब दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर 2 प्रकार के सेल्स के बारे में बताया जो कि 4-4 के जोड़ों में बटे हुए हैं। ठीक है, जो ईपी बेसल सेल होता है, वो जो ईपी बेसल सेल होता है दोस्तों, उसको हम अध्याधार कहते हैं, और जो आगे चल करके प्लिम्यूल का निर्माण करता है, यानी कि प्रांकुर का निर्माण करता है, और वही कार्टिलेडस यानी कि बीजपत्र बनाता है। फिर उसके बाद हम बात कर लें हाइपोबेसल की, यानी कि ये नीचे की जो कोशिका है, हाइपोबेसल की बात करें तो जो हाइपोबेसल होता है वो बनाता है हमारा रेडिकल, जिसे हम प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑक्टेंट स्टेज है वो उसमें फिर से डिवीजन होगा, फिर से विभाजन होगा, और उस विभाजन के बाद जो बनेगा उसे हम कहेंगे डर्मेटोजेन और पेरिब्लेम प्यूरोम। ये इस प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। देखिए, डर्मेटोजेन कौन सी कोशिका होती है और पेरिब्लेम कौन सी है, प्यूरोम कौन सी है। देखिए, इसमें हमने बनाया है चित्र में सबसे बाहर की ओर जो होगी, सबसे बाहर की ओर जो होगी वो कहलाएगी डर्मेटोजेन। फिर उसके अंदर की जो कोशिका होगी वो कहलाएगी पेरिब्लेम, और एकदम अंदर की यानी कि बीच की जो कोशिका होगी वो कहलाएगी प्यूरोम। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये जो स्टेज है ये आगे चल करके एक पुनः वृद्धि करके विभाजन के द्वारा भ्रूण हृदय कार हो जाता है, यानी कि जो हमारे ये एम्ब्रियो है, ये जो भ्रूण है वो आगे वृद्धि करता है, विकास करता है, और हृदय की जैसी एक संरचना बना देता है। फिर उसके बाद क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। और ये जो हृदय की जैसी संरचना है इसको हम कहेंगे कॉटिलिडन्स, और इसके ऊपर की जो संरचना है इसको हम कहेंगे सस्पेंसर। ठीक है, निलंबक। और ये जो हृदय की जैसी संरचना कॉटिलिडन्स है वो आगे चल करके मुड़ जाती है। देखिए, इस चित्र में मुड़ी हुई है, आगे चल करके मुड़ जाती है और एक डंडे से जुड़ी होती है। ठीक है, और ये परिपक्व द्विबीजपत्र भ्रूण का निर्माण कर लेती है। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।